हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 7वीं के लिए जो ब्रिज कोर्स दिया हुआ है लर्निंग आउटकम्स पर आधारित। उसमें हम चर्चा करेंगे आज अध्याय 2 भोजन के घटक। जो आपका पहला यूनिट दी हुई है इसमें ब्रिज कोर्स में अध्याय 2 है भोजन के घटक। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले वर्कशीट 1 के हम प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि पोषक किसे कहते हैं। तो जो पोषक होते हैं वे सभी कच्ची सामग्रियाँ जो हमें जंतु तथा पादप से आहार के रूप में प्राप्त होती है, पोषक कहलाते हैं। जो हमें जंतु तथा पादप से आहार के रूप में प्राप्त होती है, जो भी हम खाते हैं, जो हमें जंतु से और आहार पादप से प्राप्त होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। अगला प्रश्न देखिए, पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो जो हमारे पोषण के मुख्य घटक है, तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि हमारे शरीर में रुक्षांश एवं जल भी शामिल है। इस प्रकार ये हमारे भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमें जंतु तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उसमें ये सभी पोषक तत्व शामिल होंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो कार्य है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। जिसमें ये पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरे का बी प्रश्न देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के 5 जो स्रोत होंगे वो हो जाएंगे शकरकंदी, आलू, गेहूँ, चावल एवं बाजरा। इन सभी से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4 का ए देखिए, भोजन के किस घटक को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? यानी कि शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि किस भोजन से होती है? तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है, उससे हमारे शरीर को वृद्धि होती है, या फिर हम कहें कि शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का बी देखिए, वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, हमें मूंगफली, सोयाबीन का तेल, यहाँ पर घी, अंडे, ये हमारे जंतु से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जंतु से प्राप्त होने वाले हैं। तो मूंगफली, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर बादाम, बादाम का तेल, जितने भी तेल होते हैं वो सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां देखिए कि हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? तो जो विटामिन का कार्य होगा वो हो जाएगा कि हमारे शरीर से जो विटामिन होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, वो हमें विटामिन से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। तो विटामिन सी के स्रोत हो जाएंगे संतरा, टमाटर, मिर्च, नींबू, आंवला तथा अमरूद है। प्रश्न 7 देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो शरीर को ये उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, निम्न के दो दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आयोडीन के स्रोत लिखना है हमें। तो आयोडीन के 2 स्रोत हो जाएंगे, दूध व अंडा। इसी प्रकार फास्फोरस के स्रोत हो जाएंगे, केला और मिर्च। लोहे के स्रोत हो जाएंगे, पालक और मछली। और कैल्शियम के स्रोत हो जाएंगे, दूध और अंडा। इस प्रकार हमने सभी के ये दो दो स्रोत लिखे। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9, हमारे शरीर में रुक्षांश का क्या कार्य है? तो देखिए, रुक्षांश जो होते हैं, रेशे जो होते हैं, फाइबर जो होता है, वो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जो अपचित भोजन होता है, जो पच नहीं पाता, उस भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करेंगे। इसलिए हमें रुक्षांश वाले भोजन करने चाहिए, जैसे ककड़ी है, टमाटर है, फल है, इन सभी में रुक्षांश पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए, जल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। तो जल जो होता है वो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो भी हमने खाया, आहार के रूप में लिया, उसे अगर अवशोषित करने का कार्य होगा तो वो जल का कार्य होगा। जल का एक और कार्य होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। आइए वर्कशीट सेकंड देखते हैं। दूसरी वर्कशीट, पहला प्रश्न दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो देखिए, संतुलित आहार वो आहार होगा जो हमने अभी पोषक तत्व पढ़े, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण थे, और रुक्षांश और जल भी शामिल है। उसमें हम संतुलित रूप से लें उनको, यानी कि किसी की मात्रा ना तो ज़्यादा हो या ना ही कम हो। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में उचित आहार लेना संतुलित आहार
कहते हैं, सभी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है क्या? तो नहीं, एक समान संतुलित आहार हम प्रत्येक वर्ग में नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए अलग आहार होगा, युवा अवस्था के लोग जो रहते हैं युवा, उनके लिए अलग आहार होगा, और जो वृद्ध अवस्था में रहते हैं उनके लिए अलग आहार होगा। तो यहाँ पर हम प्रश्न का उत्तर देंगे, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान आहार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारा आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, अल्प व्यय मतलब कम खर्च में भी हम आसानी से उपलब्ध होने वाले 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक आहार का नाम लिखिए। तो देखिए कम व्यय में भी हम 4 जो पोषक तत्व है या संतुलित आहार है उनको, जैसे दालें, मूंगफली, चना, पालक। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि हमें संतुलित आहार का ही उपयोग करना चाहिए। किसी भी यदि एक पोषक की अधिकता होगी तो किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर हानिकारक दुष्प्रभाव डालता है या पड़ता है। क्योंकि देखिए जैसे वसा का हम उदाहरण लें, यदि अधिक वसा युक्त आहार लेंगे हम तो क्या होगा, हमारे शरीर में कई विकृतियाँ आएंगी, जैसे कि मोटापा हो जाना। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो वे रोग जो लंबी अवधि तक किसी पोषक तत्व के कारण होते हैं। मान लीजिए किसी लंबी अवधि तक हम किसी पोषक तत्व की कमी है हमारे शरीर में, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में अभावजन्य रोग हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम एवं उसके लक्षण लिखिए। तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा वो हो जाएगा क्षीणता, दृष्टिहीनता, या हम उसे रतौंधी रोग भी कहते हैं। जिससे इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को कम दिखाई देने लग जाता है, कभी कभी तो पूरी तरीके से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम है उसके लक्षण लिखिए। तो देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण है कि दुर्बल पेशियाँ हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इनमें से कौन सा रोग हो जाता है, उसका क्या है? तो देखिए कैल्शियम से होने वाला रोग है, कमजोरियाँ हो जाती है, और दंत से मतलब कि चने की कस्तियाँ तथा दांतों का होने लगता है। अगला देखिए, आयोडीन व लोह की से कौन से रोग सकते हैं, इसकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक क्या है? तो देखिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गाइटर है। इस रोग के लक्षण है कि जो ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। और लोह की कमी से होने वाला रोग है अरक्तता, यानी कि खून की कमी या एनीमिया रोग भी कहते हैं। अब इनकी कमी को हम पूरा करें तो हमें लोह तत्व से निर्मित आहार लेना चाहिए, जैसे कि पालक, दूध, अंडा। अंतिम प्रश्न देखिए 10वां, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? तो सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम उचित संतुलित आहार से की जा सकती है। हम सभी आहार जो है वो संतुलित लें, यानी कि किसी की मात्रा ना तो ज़्यादा हो और ना ही कम हो। इस प्रकार हम अभावजन्य रोगों से रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।